देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अपन ये समझना चाह रहे हैं कि थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन जो एक प्रक्रिया है जो लेक्स के अंदर होती है, तापमान के अकॉर्डिंगली जल के तापमान में परिवर्तन होता है। सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जल के तापमान में जो परिवर्तन होता है उसका ये जो एक चक्र यूं आप समझ सकते हैं, एक ये साइक्लिक पैटर्न है। ये गर्मियों का मौसम है, समर स्ट्रेटिफिकेशन का कहलाता है। ये ऊपर का जल जो है ये गर्म हो जाएगा, ये बीच वाला वही ट्रांजिशन जोन है जिसको अपन ने अभी पढ़ा है, थर्मोक्लाइन है, और उसके बाद ही नीचे का जल है जो ठंडा रहता है। एक बात जो आपको छोटी क्लास से पढ़ा दी जाती है कि जो झील है गहरे पानी की या जो पॉन्ड है जिसका पानी गहरा है, वहां पे गहरे जल में तापमान में परिवर्तन के बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आते। ये बेसिकली ये कोल्ड रहता है वाटर, ऊपर गर्म हवा बहती रहती है, धूप आती है सीधी, तो यहाँ जल गर्म हो जाता है। ये कब की बात है? गर्मियों की, समर स्ट्रेटिफिकेशन इसे कहते हैं। उसके बाद का ये वाला है नंबर 2, ये तो हो गया मान लीजिए नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। ये कहलाता है ऑटम, है ना, ऑटम टर्नओवर। ऑटम मौसम कहते हैं, शरद ऋतु जिसको शायद हिंदी में कहा जाता है। ऑटम है जिसमें विंड बह रही है, इसके अंदर क्या होता है, जल की मिक्सिंग होती है, यानी कि ऊपर का जल नीचे चला जाएगा, नीचे का जल ऊपर चला जाएगा, और इस कारण से क्या है, ये जल के तापमान में वापस से समानता आ जाती है। ये गर्म जल नीचे चला जाएगा तो नेचुरल नीचे जो है वापस से टेम्परेचर जो है मेंटेन रहने में मदद मिलेगी, और ये नीचे का जो ठंडा जल है ऊपर आएगा तो नेचुरल है ऊपर तापमान कम हो जाएगा। तो ये वाटर की मिक्सिंग अपने आप होती है हवाओं के कारण से। फिर वापस आता है विंटर स्ट्रेटिफिकेशन, सर्दियां आ गई। सर्दियां आई तो क्या हुआ, ऊपर का तापमान फिर कम हुआ, ऊपर ठंडी हवाएं चली, ऊपर का तापमान हो सकता है 0 डिग्री हो जाए, लेकिन चूंकि नीचे अपन गर्म जल पहुंचा चुके हैं इसलिए जल का तापमान नीचे जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं जाएगा। तो जो जलीय जंतु हैं वो यहाँ पे ज्यादा प्रभावित नहीं होते, वो गहरे जल में माइग्रेट कर जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। ये कहलाता है विंटर स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पर तापमान थोड़ा सा अधिक है, यहाँ का तापमान थोड़ा सा कम है। पानी के अंदर, ये वाटर बॉडी के अंदर इस प्रकार की चेंज आया। फिर आया स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु। तो स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ, फिर जल की मिक्सिंग हुई हवा के कारण, और ये जल मिक्स होके वापस से ये जो ऊपर का जो ठंडा जल था ये नीचे चला गया, और नीचे का तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा जो गर्म जल था तुलनात्मक रूप से वो ऊपर आ गया। वापस से ये जल का तापमान बाई एंड लार्ज कमोवेश स्थिर बना रहता है। ये प्रक्रिया जो होती है ये जलीय जीव जंतुओं के सर्वाइवल के लिए एक वरदान साबित होती है। ठीक है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स को कंटिन्यू करते हुए अगर अपने पिछले वाले लेक्चर में जो देखे थे, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थे, तो 4 डायग्राम थे सीक्वेंस में। उन्हीं के संदर्भ में ये मुख्य बिंदु है जिनको अपन फाइनल टच दे रहे हैं कि विंटर्स के अंदर सबसे पहले अपन ने देखें कि सतही जो तापमान है लेक्स का वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो गहरा जल है वो जल उसका तापमान अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और ये वजह है कि जलीय जंतु इतना लो टेम्परेचर होने पर भी सतह का वो मरते नहीं है और वो बहने में चले जाते हैं, बॉटम एरिया में चले जाते हैं, खासतौर से फिशेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन है कि जलीय वातावरण में सरफेस टेम्परेचर अगर लो भी हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट के नजदीक में जाता है, तो भी जलीय जंतु वो अप्रभावित रहते हैं। अब क्या होता है कि जब सीजन चेंज होता है, ऑटम में ये ठंडा है और स्प्रिंग में वार्म हो जाता है, तो ये साइक्लिंग होती रहती है। अपन ने डायग्राम की सहायता से बताया था साइक्लिंग होती है। साइक्लिंग का मतलब ये यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है पानी की। तो मिक्सिंग होने के कारण से क्या होता है कि न केवल तापमान नियंत्रित रहता है बल्कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड गैसेज हैं, वो गैसेज भी मिक्सअप हो जाती हैं पानी के अंदर। यानी कि सीधा बोले तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। गैसेस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी है अपने ऑप्टिमम लेवल पे आ जाती है। ये हो जाता है मिक्सिंग का फर्क, ये है सीजन का प्रभाव। ये जो प्रोसेस है इसको अपन बोल देते हैं ऑटम एंड स्प्रिंग टर्नओवर। इस टर्नओवर के कारण ही जल में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है उनका पुनर्वितरण हो जाता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और इससे क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ को एक बूम मिल जाता है। अदरवाइज ये फाइटोप्लैंक्टन्स की जो ग्रोथ होती है जब पानी स्थिर है लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे, उस टाइम ये फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ जो होती है वो
रुकी रहती है, स्टैग्नेंट रहती है या स्लो रहती है। तो ये इसका एक एडेड एडवांटेज है जो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण साबित होता है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऐसा होने से उस इकोसिस्टम की बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा है लैंटिक के बाद में लोटिक इकोसिस्टम, जिसके अंदर आ जाता है रनिंग वाटर, खासतौर से स्ट्रीम्स, झरने, जल प्रवाह, जल स्रोत और ये रिवर्स, नदियां, इनके अंदर, और स्टैंडिंग वाटर। यानी कि लैंटिक और लोटिक में अगर मेजर डिफरेंस है तो वो बेसिकली इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन बातों को लेकर है। पहला तो ये कि जो स्ट्रीम्स में जो करंट है वो एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। इसको आप गहराई से समझें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अपन, कि जो स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर जल प्रवाह हो रहा है, जब तक जल प्रवाह हो रहा है तभी तक जीवन है उसके अंदर, जब तक नदी बह रही है जब तक उसके अंदर जीवन है, अदरवाइज उसके अंदर जीवन सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे, वाटर करंट, जलधारा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है जो इसको लैंटिक इकोसिस्टम से डिफरेंशिएट करता है वो होता है कि लैंड वाटर इंटरचेंज जो होता है, यानी कि जमीनी जल से एक वाटर बॉडी में जल का जो आना जाना ये जो चलता रहता है, मिक्सिंग अप होना, ये लोटिक इकोसिस्टम में ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा प्रभावशाली तरीके से होता है। और इसीलिए यहाँ पर अपन ने एक शब्द यूज किया है, एक खुला इकोसिस्टम। खुले से मतलब क्या है, खुले से मतलब ये है कि यहाँ पे चीजें हमेशा ओपन रहती हैं, कभी भी कोई भी सब्सटेंस आके ऐड भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। खुले का मतलब यहाँ पर ये है कि सब्सटेंसेस एक्सटर्नल यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट से इस जल स्रोत के अंदर आके ऐड भी हो सकते हैं और इनकी मात्रा कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन पे, जिसको अपन रेनफॉल कहते हैं, उस पे, हवाओं पे, आर्द्रता पे, इससे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये ओपन, अधिक ओपन सिस्टम है एज कंपेयर टू लैंटिक इकोसिस्टम। और यहाँ पर ऐसा होने से क्या होता है कि हीटरोट्रॉफिक कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म डेवलप हो जाता है। हीटरोट्रॉफिक कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफ की बजाय यहाँ पे हीटरोट्रॉफ्स जो होते हैं, हीटरोट्रॉफ कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म, यानी कि हीटरोट्रॉफ डोमिनेट करते हैं यहाँ पे, न कि ऑटोट्रॉफ डोमिनेट, क्योंकि पानी लगातार बह रहा है, पानी लगातार बह रहा है, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स के रुकने की जगह ही नहीं है, फाइटोप्लैंक्टन्स के रुकने की जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे एनिमल्स मिलेंगे, ऐसे जीव मिलेंगे जो कि मूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो डिफरेंशिएट करता है इसको वो ये है कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन जो है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन अधिक एफिशिएंटली होता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक रहेगी और अधिक यूनिफॉर्म तरीके से ऑक्सीजन वितरित रहती है। यहाँ पर कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कि साहब एक झरना बह रहा है कि उसके अंदर एक जो है प्रोफंडल जोन होगा या एक कोई लिटोरल जोन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न कोई केमिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता, न कोई लाइट के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटिफिकेशन होता बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रनिंग वाटर है। रनिंग वाटर के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन बड़ा मुश्किल से आप तलाश सकते हैं, ये स्टैंडिंग वाटर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं लैंटिक और लोटिक के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु हो गया आपके लिए। अब एक कंसेप्ट आया, रिवर कंटिन्यूम कंसेप्ट। रिवर कंटिन्यूम कंसेप्ट, ये कंसेप्ट दिया था कमिंस और वैनेट उनकी टीम ने। कंटिन्यूम का मतलब होता है सततता, निरंतरता, लगातार। रिवर कंटिन्यूम एक लॉन्गिट्यूडनल मींस, अगर मान लीजिए ये एक पर्वत श्रृंखला है सपोज कीजिए, और इस पर्वत श्रृंखला से यहां से कहीं से ये रिवर स्टार्ट होती है, ये मान लीजिए ये रिवर स्टार्ट होती है और यहां पे जाके किसी ये दूसरी वाटर बॉडी में जाके मिल जाती है, इस तरह से करके। ये वाला जो पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट होती है ये कहलाता है हेड वाटर, ठीक है। और जहां पर ये दूसरी वाटर बॉडी में मिल जाती है ये कहलाता है इसका रिवर माउथ। ये टर्म्स अपने को क्लियर होने चाहिए। तो हेड वाटर से रिवर माउथ की तरफ जब आप चलोगे तो अपने को कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बायोटिक डायवर्सिटी और जो पार्टिकल का साइज है, मिट्टी के पार्टिकल का साइज है, पत्थर के साइज है, वो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ये अपन क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक सततता में चलता है, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया है इस तरह से,
रिवर कंटिन्यूम कंसेप्ट ये क्या कहना चाह रहा है, रिवर्स और स्ट्रीम्स में कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया, बायोटिक डाइवर्सिटी और पार्टिकल साइज जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली वेरी करते हैं, लंबवत तल पे वेरी करते हैं। लंबवत तल ये हो गया, एक तो हो गया हेड वाटर जहां से इसकी स्टार्टिंग है, और एक हो गया इसका रिवर माउथ जहां पर ये किसी दूसरी वाटर बॉडी पे जाके ऐड हो जाता है पानी। इसको अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से है। इकोसिस्टम जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स के अंदर दो जोन्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। वन इज रैपिड जोन। रैपिड जोन मींस ऐसा जोन जहाँ पे वाटर करंट की स्पीड ठीक ठाक रहती है, तेज रहती है, अपन यूं कह सकते हैं। ऐसा होने से क्या होता है कि वहां पे सिल्ट जो होती है ना वो जमा नहीं होती, और जो दूसरा लूज मटेरियल होता है वो भी नहीं जमता वहां पे। तो ऐसे में क्या है, एक फर्म, एक मजबूत सबस्ट्रेटम वो उपलब्ध रहता है। तो ऐसे जीव जंतु यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं जो कि फर्म यानी कि मजबूती से सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएं या चिपक जाएं। इस प्रकार के अनुकूलन उनमें पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वह सबस्ट्रेटम से अटैच हो सकते हैं, चिपक सकते हैं, फर्म भी अटैच हो सकते हैं, जिससे पानी के साथ वो बह नहीं जाए। इसलिए अब इसके उदाहरण हैं, जैसे ब्लैक फ्लाई है, कैडिस फ्लाई। ब्लैक फ्लाई और कैडिस फ्लाई लार्वा ये एक आर्थ्रोपोड लार्वा है, और ऐसी फिशेज जो कि वाटर करंट में विपरीत दिशा में तैर सकती हैं वो ऐसे रनिंग वाटर में मिल जाएंगी। इसके साथ साथ इन फिशेस का एक प्रॉपर्टी और है, कई बार ये सबस्ट्रेटम से अटैच भी हो सकती हैं, ताकि पानी बह रहा है लेकिन ये नहीं बहेंगे उसके साथ में। और इसका टिपिकल एग्जांपल है डार्टन्स एंड ट्राउट। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये अगेंस्ट द वाटर फ्लो ये स्विम कर सकती हैं, या जरूरत पड़ने पर अगर इनकी इच्छा नहीं है तो ये सबस्ट्रेट से अटैच हो सकती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है रैपिड जोन की। तो बिल्कुल स्पष्ट है रैपिड जोन कैसा है, जहाँ पे पानी का बहाव तेज है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से जमीन में मिट्टी या सिल्ट जिसे अपन कहते हैं वो जमती नहीं है, तो सरफेस कठोर रहती है, पत्थर निकले रहते हैं। पत्थर निकले रहते हैं तो वहां पे जीव कैसे पाए जाएंगे, जो पत्थरों से या हार्ड सरफेस से अटैच रहने के लिए अनुकूलित हो। इनके अंदर जो उदाहरण है वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे आपको प्लैंक्टॉन्स जो है वो रेयरली मिलेंगे। प्लैंक्टॉन्स की यहाँ पे कोई जगह नहीं, क्योंकि पानी कंटिन्यू स्पीडली फ्लो कर रहा है। प्लैंक्टॉन स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है। तो दूसरा जो जोन आया वो कौन सा है, वो कहलाता है पूल जोन। अब इसका नाम ही पूल है, पूल का मतलब तो तालाब होता है। तो पूल जोन ये गहरा जल वाला क्षेत्र है, चाहे वो स्ट्रीम का हो चाहे वो एक रिवर का हो, तो वो गहराई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है कि पानी के जो फ्लो है, जल बहाव की गति वो धीमी होती है, स्लो होती है, और उसका परिणाम ये होता है कि जो पैदा होता है बॉटम, उस पे सिल्ट और ये सैंड ये सेटल हो जाती है। इसके सेटल होने से वो हार्ड सरफेस तो दब जाती है नीचे की, और उसकी सरफेस बजाय हार्ड के वो सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट सरफेस पे कौन मिलेगा, ऐसे जंतु जो बिल बनाकर रहने में सक्षम हो, या फिर रूटेड प्लांट्स। ये वहां पे एक कम्युनिटी का निर्माण कर देते हैं। बरोइंग और स्विमिंग एनिमल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, रूटेड प्लांट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि बॉटम सॉफ्ट है, मिट्टी है ना, उनके लिए ये स्थान उपयुक्त है। मींस एक पूल जोन बेसिकली एक पॉन्ड से रिजेंबल करता है कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बह रहा। तो पॉन्ड में, लेक में प्लैंक्टॉन्स प्रीडोमिनेंटली होते हैं, तो इस जोन में भी आपको प्लैंक्टॉन्स मिल जाते हैं काफी सारे, जो कि इस जोन में नहीं मिलेंगे। तो ये जो जोन है ये लार्ज पूल्स में प्लैंक्टॉन के लिए उपयुक्त होता है। तो वास्तव में अगर अपन कंपेयर करें इसको, यहाँ की कम्युनिटीज को, पूल जोन की कम्युनिटीज को, तो ये कम्युनिटी किससे रिजेंबल करेंगी, पॉन्ड की कम्युनिटी से अधिक रिजेंबल करती है एज कंपेयर टू रिवर और स्ट्रीम कम्युनिटी। ये है मेजर डिफरेंस रैपिड जोन और पूल जोन के अंदर। कंटिन्यू करते हैं इसको। लोटिक इकोसिस्टम में अगर अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं हैबिटेट की बात करें तो आ जाता है रिवर्स। तो रिवर्स की जैसे कि अपन ने बात किया, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक तो है इसका जहां से स्टार्टिंग होता है, और एक वो पार्ट है जहां पर ये रिवर जाके एंड होता है।
ठीक है ना, इसको अपन ने कह दिया रिवर माउथ। ठीक है, अब इस जोन के अंदर, इस वाले क्षेत्र के अंदर स्टार्टिंग वाला है, पानी का बहाव तेज होता है। पानी का बहाव तेज होता है तो मिट्टी वगैरह ज्यादा रुक नहीं पाती, सीधे पत्थर जो है वो पानी के संपर्क में रहते हैं, और वो पत्थर जो है वो कंटिन्यू इरोड होते रहते हैं, उनका इरोजन चलता रहता है। वो पत्थर भी आपने देखा होगा गोल पत्थर हो जाते हैं, फिर उनके अंदर वो नुकीलापन खत्म हो जाता है, कंटिन्यू बहते बहते पहाड़ों से बहते बहते अल्टीमेटली फिर मिट्टी जो होती है वो उन्हीं से निर्मित होती है। तो रिवर जो होती हैं अपने अपर क्षेत्र, ये अपर क्षेत्र हो गया, इसको अपन ने बोल दिया हेड वाटर। ठीक है, में जनरली इरोडिंग होती है। इरोडिंग का मतलब है इरोजन कर देती है, सतह को खुरच देती हैं तथा सबस्ट्रेट को कट कर देती हैं, पहाड़ को तोड़ देंगी, है ना, कट कर देंगी, और यहीं से रिवर अपने निचले क्षेत्रों में यानी कि अपने बेस लेवल तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल बदल जाती हैं, बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। इनके जो डेल्टास होते हैं जहां पर ये दूसरी रिवर्स जाके आपस में मिल जाती हैं, या जो फ्लड प्लेन्स होते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी आके इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे कई बार ये काफी सारा ऑर्गेनिक मैटर लेके इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक फर्टाइल लैंड के रूप में, एक फर्टाइल एरिया के रूप में डेवलप हो जाता है, जहाँ पे अच्छी खासी खेती और अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी भी अपन ले सकते हैं। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं रिवर वाटर की। तो रिवर वाटर के अंदर वाटर के जो केमिकल्स हैं उनका जो क्या कह सकते हैं ना नेचर है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो दो प्रकार की हो सकती है। लोटिक वाटर की बात हो रही, रनिंग वाटर की। एक वाटर तो हो सकता है वो हार्ड वाटर हो, या इसको ऐसी नदी को जिसमें हार्ड वाटर रहता है वो कहलाता है कार्बोनेट रिवर्स कहलाती है। फिर वो दूसरी रिवर्स ऐसी होती हैं जिनको अपन बोलते हैं सॉफ्ट रिवर या क्लोराइड रिवर्स कहलाती हैं। तो पहले अपन इसको समझना बिल्कुल आसान है। इसके अंदर क्या होता है कि 100 या इससे ज्यादा पीपीएम, पीपीएम मींस पार्टिकुलेट पर मिलियन, ये डिसॉल्व्ड सॉलिड की मात्रा 100 या इससे ज्यादा पीपीएम की होगी। तो ऐसे के अंदर क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं, चट्टान, उनके वेदरिंग होने से, उनके घिसने से जो सॉल्ट्स आते हैं वो बेसिकली कार्बोनेट आयंस आते हैं, तो वो इसके अंदर अधिक होते हैं। रसायनों की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि रॉक्स की वेदरिंग किस तरह से नियंत्रित रह रही है। यहां पर ये सॉफ्ट वाटर या क्लोराइड रिवर्स हैं। इन रिवर्स के अंदर क्या देखा जाता है कि जो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं इनके पार्टिकल का साइज है वो 25 ppm से कम का होना चाहिए। तो ये वैल्यू याद रखना, यहाँ पे डिसॉल्व्ड सब्सटेंस है 100 और मोर ppm, यहाँ पर है लेस देन 25 ppm डिसॉल्व्ड सॉलिड का साइज है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्षा का जल है वो केमिकल की मात्रा निर्धारित करेगा। रसायनों की मात्रा प्रेसिपिटेशन से निर्धारित होती है, रेन से निर्धारित होती है। यहाँ पे जो रिवर है उसके जल के अंदर जो सॉल्ट्स की मात्रा है वो रॉक्स की वेदरिंग से निर्धारित होती है। तो ये डिफरेंस है। इस आधार पे जो लोटिक हैबिटेट है या लोटिक सिस्टम है ये दो प्रकार का हो गया। एक हो गया हार्ड वाटर या कार्बोनेट रिवर्स वाला, एक हो गया सॉफ्ट वाटर या क्लोराइड रिवर्स वाला। ठीक है।